अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि अभी तक आपने जो ईएमएफ का पिछला लेक्चर था वो आपने पढ़ लिया होगा यानी सुन लिया होगा। और आई एम नॉट श्योर, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप लोग काफ़ी अक्लमंद हैं और मैं अगेन ये बात अज्यूम करता हूँ कि आप खाली कंटेंट के लिए मेरे लेक्चर्स के ऊपर इक्तफ़ा नहीं कर रहे और साथ साथ बुक रीडिंग कर रहे हैं। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारी किताब है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब है। वेरी सिंपल प्लेन इंग्लिश और हर चीज़ काफ़ी तफसीली तौर पे वाज़ेह तौर पे इसमें एक्सप्लेन की हुई है। तो जितने भी गैप्स होते हैं लेक्चर में या पढ़ाने में या एनी कंटेंट विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो ये किताब उनको ना बड़ा एमिकेबली उन सारे गैप्स को फिल करती है। तो अगर आप खाली लेक्चर्स सुन रहे हैं और किताब नहीं पढ़ रहे, तो प्लीज़ बिलीव मी कि आप खाना पूरी कर रहे हैं। आप को पूरी की पूरी बात समझ नहीं लगेगी। तो ये तो जनरल रूल है कि अगर क्लासेस भी आप अटेंड कर रहे होते तो ऑफ कोर्स हम साथ में यही रेकमेंड करते हैं या मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बुक रीडिंग जो है वो लाजमी है टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप कि आपने जो भी अभी तक लेक्चर्स आपने ये ऑडियो वीडियो यूट्यूब के ऊपर सुने हैं उसके साथ साथ आपने जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं सेक्शंस हैं किताब में दिए हुए उन सारों को पढ़ा है। तो बहरहाल हम मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आज ये जो अपना हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो इसके अंदर कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अब उसके दो टॉपिक्स रह गए हैं और दोनों सिमिलर हैं। तो लेट्स सी कि हम कितना कर पाते हैं। आई विल ट्राई कि इस लेक्चर की सेम वीडियो में मैं उसको ख़त्म कर लूँ। और अगेन आप अपनी पेस को अपने हिसाब से जितना भी आपका सैचुरेशन लेवल है उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें कोई जल्दी नहीं लगी हुई टू कीप ऑन पोस्टिंग लेक्चर्स। हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वी हैव टू फुलफिल आवर कमिटमेंट। आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि यू हैव टू स्टडी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि टू कवर ऑल ऑफ योर कोर्स आपके पास तकरीबन 10 जून तक का टाइम है, क्योंकि उसके बाद हम जो भी असाइनमेंट्स है कोई प्रेजेंटेशन अगर हमने कोई इस तरह की चीज़ की भी है जो कि मैंने आपको असाइनमेंट्स आपके लिए बता दी थी कि व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, तो आखिरी एक हफ़्ता जो होगा वो कुछ सेशंस हम आपकी प्रेजेंटेशंस के लिए रखेंगे। और आप भी इसी तरह बेशक वीडियो बनाना चाहें तो वीडियो बना के अपलोड कर दें। बेशक आप लाइव जो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, स्काइप हो गया, जूम हो गया, इनको अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव। तो वो टाइम आपके पास होगा एंड फ्रॉम इंशाल्लाह 22 जून ऑनवर्ड्स आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो यू कैन डेवलप योर ओन पेस। यू हैव अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, यू हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल। तो जिस तरह से आप पढ़ना चाहें। बहरहाल जनाब, हमने अभी तक जो पढ़ा तो हमने दो चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी हैं। एक हमने बायट लॉ पढ़ा है और एक हमने एम्पेयर सर्किट लॉ पढ़ा है। दोनों हमारे पास इस्तेमाल होते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय वर्चू ऑफ a current element present, that can be a linear current element, that can be a current a sheet of current, that can be a volumetric body as well जिसमें से करंट पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड सर्कुलेट करती है, इतनी बात हमें पता है। फिर हमने एम्पेयर सर्किट लॉ की डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी, या आप यूँ कह लें एम्पेयर सर्किट लॉ को हमने इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि एक लीनियर करंट एलिमेंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, शीट ऑफ करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। और फिर हमने एक कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन को देखा कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इन डिफरेंट
सेक्शंस या पार्ट्स ऑफ दैट ट्रांसमिशन लाइन वो किस तरह से होगी। ठीक है। अभी आज हम एक चीज़ देखने जा अच्छा, इसमें हमने एक मैक्सवेल इक्वेशन देख चुके हैं विच वाज डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे, और जो कि हमें ये बताती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट सर्कुलेट्स अराउंड अ करंट एलिमेंट। ठीक है। और हमारा प्रीवियस नॉलेज भी हमें यही बताता है, तो ये इसको सपोर्ट करती है। आज के काम में हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताएगा। तो आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस की थी बात के क्लास में कि जो फ्लक्स लाइंस है वो एक्चुअली फील्ड लाइंस होती हैं। दीज लाइंस वी कैन नॉट सी देम, लेकिन ये लाइंस एग्जिस्ट करती हैं नेचर में। और वो जो हमारा कंपास और मैग्नेटिक बार वाला एक्सपेरिमेंट है जो कहीं हम एफएससी में या मैट्रिक में हमने अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में किया होगा, तो वहाँ पे एक्चुअली जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आप मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर रहे होते हैं, और जो लाइंस आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे होते हैं वो बेसिकली फ्लक्स लाइंस होती हैं। अब ये एक बात है कि बिकॉज़ ये लाइंस जो हैं वो रेडियल लाइंस होती हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपने कंपास जो है वो कितना दूर रखा हुआ है या कितनी लाइंस आप उससे प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो जितनी लाइंस भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो सारी की सारी आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाते, बिकॉज समटाइम्स दोज लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डर टू डिस्क्रिमिनेट कि यहाँ पे कितनी लाइंस हैं। लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी जो इन नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया को डिफाइन करती है वो कहलाती है फ्लक्स डेंसिटी। और ये इसका जो रिलेशन है सामने आपके स्क्रीन पे मौजूद है कि इसका नाम जो नोटेशन है वो है बी, कैपिटल बी। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज़ अ वेक्टर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ ऑल्सो अ वेक्टर। तो बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एच, ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो इट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी by virtue of this permeability mu naught, which is permeability of free space in this particular scenario। और आप ये देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पता है अगर हम ये वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट है इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो होंगी दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर ये वैल्यू कांस्टेंट ना हो, बिकॉज ये जो परमिएबिलिटी है दिस इज इन दिस केस दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे जब हम पर्टिकुलर मटेरियल्स की बात करेंगे तो देन यहाँ पे परमिएबिलिटी एक जेनेरिक परमिएबिलिटी से रिप्लेस हो जाएगी विच वुड बी परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो हमें वहाँ पे ये बात पता चल रही होगी कि परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल भी डिक्टेट कर रही है कि फॉर अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पे कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस हैं। तो अगर किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस, फ्लक्स लाइंस पास कर सकेंगी फॉर अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। और अगर किसी मटेरियल की परमेबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि फॉर अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल में लेस नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पास कर रही हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या परमिएबिलिटी का जो पैरामीटर है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू select that what type of material should be used in devices that are dependent on magnetic field। जिस तरह से हमारे पास उसकी कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखें तो जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर इज़ ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच हैज़ अ वेरी हाई परमिएबिलिटी। जो हमारे पास मोटर्स होती हैं हमारे पंखे में लगी हुई है, पानी वाली मोटर है, हमारे पास जनरेटर्स होते हैं अक्सर हमारे लोगों के घरों में है, तो वो भी जो वाइंडिंग्स हैं दे आर कॉपर वाइंडिंग्स, अगेन हाई परमेबिलिटी मटेरियल। और जो कोर है जिसके ऊपर वो वाइंडिंग चढ़ी हुई है दैट इज़ वो जो कॉपर है उसमें से तो करंट पास करता है, लेकिन जो कोर है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है दैट इज़ अगेन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से इट हैज़ लेस losses and it can sustain more magnetic field
and it gives good इंडक्शन या इट इज़ गुड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमें आगे जाके एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये चीज़ हमें पता चलती है। तो अभी तक ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, और नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पर यूनिट एरिया दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इफ़ इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी वांट टू डिटरमिन द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो द रिलेशन वुड बी बी डॉट डी एस। जिस तरह हमारे पास डी डॉट डी एस था, तो इसी तरह द रिलेशन वुड बी बी डॉट डी एस। और जब हम सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ एग्जिस्टिंग इन फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। जो इसके यूनिट हैं वो हैं जी वेबर्स, और जो फ्लक्स डेंसिटी के मीटर्स हैं यूनिट्स हैं वो हैं वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, या हम उसको टेस्ला भी बोलते हैं। तो अगेन ये डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन is a path to which B is tangential at every point. It is the line along which needle of the magnetic compass will orient itself if placed in the magnetic field. और ये वही एक्सपेरिमेंट की तरफ इशारा है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एक यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। जब हमने सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन किया था चैप्टर नंबर 3 में, तो हमने कहा था कि सरफेस इंटीग्रल इज़ नेट आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स था। और जब हमने डाइवर्जेंस को हमने जब डिटरमिन किया था तो हमने कहा था कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन वॉल्यूम श्रिंक्स डाउन टू ज़ीरो, आई थिंक यस, इसी तरह से हमने किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव अ पर्टिकुलर वॉल्यूम एंड वी वांट टू डिटरमिन के वेदर देयर इज़ एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ इट और नॉट। और इस फ्लक्स के ऊपर जो नेट आउटपुट फ्लक्स है बेसिकली ये है क्या कि एक जो मटेरियल है या एक मीडियम है, उसमें से ठीक है फ्लक्स लाइंस उसमें एग्जिट तो कर रही हैं, लेकिन देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि उस क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, क्योंकि उसको हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस से जनरेट होती है और नेगेटिव चार्जेस पे टर्मिनेट होती है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे सिनेरियो की बात करें या किसी इतने बड़े वॉल्यूम की बात करें जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिसमें कुछ नेगेटिव चार्जेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस ये आपस में तो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, नो नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इफ़ दे आर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक्सटर्नल टू दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम जिसकी हम बात करें, तो ये आउटसाइड द एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, राइट। और अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें आपने इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ये आप यहाँ पे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना चाहें या नेट आउटपुट फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें, तो ये नेट आउटपुट फ्लक्स का मतलब ये होगा कि जितनी भी लाइंस वहाँ से एग्जिट कर रही हैं माइनस जितनी भी फ्लक्स लाइंस उसमें एंटर हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम आउटवर्ड फ्लक्स की बात करते हैं तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फील्ड या फ्लक्स लाइंस विच आर गोइंग आउट ऑफ द रीजन। इसलिए डाइवर्जेंस में हम आउटवर्ड फ्लक्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम नेट आउटवर्ड फ्लक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर कंसिडरिंग अ रीजन जहाँ से कुछ लाइंस आउट भी कर रही हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ लाइंस फ्लक्स की एंटर भी हो रही हों, और जो उसका नेट इफेक्ट है वो हमें ये बताएगा कि क्या वो रीजन प्रीडोमिनेंटली एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन है या नेगेटिवली चार्ज रीजन है। क्योंकि जिस तरह हमारे पास एक एटम की एग्जांपल है तो उसमें हमारे पास एटम भी है, सॉरी एक सेंट्रल न्यूक्लियस भी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसकी साइडों पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन इफ़ इट इज़ एन एटम ऑफ अ कंडक्टर, तो हमारे पास अबंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं विच कैन मूव फ्रीली। तो प्रिडोमिनेंटली वो एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो सकता है ज़्यादा हो, या हम फ्रीली उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सकता है। आई डो नॉट नो
कि मैं सही बात कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन आई थिंक प्रॉब्ली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो द थिंग इज़ कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को देखें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, बाय वर्चू ऑफ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये बात पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं, राइट? ठीक हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलेट करती हैं फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट, तो आप ये देखिए कि से फॉर एग्जांपल यू मार्क अ रीजन ओवर हियर, ठीक है, जिसमें से यू वांट टू डिटरमिन कि हाउ मेनी फ्लक्स लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ दिस, क्योंकि जो फ्लक्स है दिस इज आउटवर्ड फ्लक्स, राइट? ऐसे ही है। तो जब आउटवर्ड फ्लक्स आप डिटरमिन करेंगे तो इट वुड टेल यू कि जी हाँ जी, इस पर्टिकुलर एरिया या मटेरियल में से, जो कि मैं अगर यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ड्रॉ करूँ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, कंसिडर कि वी हैव दिस वॉल्यूम, और मैं इसको कुछ थ्री डायमेंशनल सी शेप दे देता हूँ। तो अगर हम इसमें से आउटवर्ड फ्लक्स की बात करें तो यू वुड टेल मी कि जी इसकी वैल्यू 2 है, बिकॉज देयर आर टू लाइंस कमिंग आउट ऑफ इट। लेकिन अगर मैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स की बात करूं तो एक्चुअली इसका जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे अगर आप देखिए, इसका वो आउटवर्ड नेट आउटवर्ड फ्लक्स ज़ीरो इस वजह से है बिकॉज दो लाइंस एग्जिट तो कर रही हैं, लेकिन वही दो लाइंस यहाँ पे एंटर भी कर रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो नेट इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या अगर इन अदर वर्ड्स अगर आप डेल डॉट बी कैलकुलेट करें इंस्टेड ऑफ डेल डॉट डी, तो डेल डॉट बी की वैल्यू फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड इट शुड ऑलवेज बी ज़ीरो। उसका मतलब ये होगा कि अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब है सर्कुलेट नहीं कर रही। ठीक है, कुछ और भी सोर्सेज हैं जहाँ से या कुछ इम्बैलेंस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्योंकि ये आपस में सर्कुलेट करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर इफ़ यू मार्क एनी रीजन, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस उसमें एंटर कर रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस उसमें एग्जिट भी कर रही हैं। या इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनका कोई ओरिजिन नहीं है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई कि ये कहाँ से जनरेट हो रही हैं और कहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं। एट एनी पॉइंट जहाँ पे भी आप इसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लें, कहीं पे भी कर लें, तो दिस वैल्यू वुड बी ज़ीरो बिकॉज ये लाइन यहाँ पे एंटर हो रही है और यहीं से एग्जिट भी कर रही है। तो यहाँ पे यही सारी बात इन्होंने लिखी हुई है, जो कि थोड़ी डिफरेंट मैनर में लिखी हुई है इन्होंने कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ बिकॉज नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें ये बात पता है कि गॉसेस लॉ हमें ये बताता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के हवाले से वी कैन से कि अच्छा, जो किसी भी जगह पे अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोई सिंगल चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे कोई ना कोई फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। जिस तरह इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो जनरली हमें फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये बताती है कि जी पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम अगर देखें तो हमारा जो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बैटरी का एक टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव हो और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हो। इट कैन ऑल्सो बी कि बैटरी का एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड हो। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव जो ग्राउंड है उसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी वजह से एग्जिस्ट करती है बिकॉज जो गॉसेस लॉ है इट अलाउज फॉर एन सिंगल आइसोलेटेड चार्ज टू एग्जिस्ट। यहाँ पे इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड है, इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज तो इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है वो इनवर्ड है।
अब अगर आउटवर्ड फ्लक्स है वो किस जगह पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, गॉसेस लॉ उस चीज़ को डिक्टेट नहीं करता। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने देखा कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम नेट आउटवर्ड फ्लक्स को जब हम डिटर्मिन करें हैं तो दैट वुड ऑलवेज बी ज़ीरो। जिसका मतलब ये हुआ कि एक आइसोलेटेड मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और आइसोलेटेड ये जो मैग्नेटिक मोनोपोल है ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा डाइपोल की एग्जिस्ट, जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ऑल्दो कि यहाँ पे आपको ये बात नज़र आ रही है कि प्रॉबेबली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज़ कमिंग आउट ऑफ इट एंड इट इज़ टर्मिनेटिंग एट दिस पॉइंट, लेकिन एक्चुअली इन प्रैक्टिकल सिनेरियो, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस in order to satisfy this, yeah, in order to claim the magnetic field lines they close into each other, these lines are supposed to be going inside the material and joining with each other. So these lines are still making a circle, लेकिन half part of that circle is outside of the material and rest of the half part is existing inside the material. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज क्लोज इनटू ईच अदर। और यही वजह है कि जो एक मैग्नेटिक मटेरियल है या जो एक परमानेंट मैग्नेट है वो कब हमेशा दो पोल्स में एग्जिस्ट करता है, इट इज़ ऑलवेज अ डाइपोल। और जब भी आप उसको तोड़ें, इफ़ यू ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, तो इफ़ दिस इज़ योर परमानेंट मैग्नेट, व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक इट डाउन तो ये हमेशा फिर नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि अगर आप इसको तोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर हुई और फिर यहाँ पे एग्जिट कर गई, बिकॉज इट हैज़ टू क्लोज इनटू ईच अदर, तो इट कैन नॉट सस्टेन एनी गैप इनसाइड इट। और जब आप इसको तोड़ेंगे तो यू कैन सी कि जब आप एक मैग्नेट को तोड़ लें तो वो आपस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जुड़ सकता है, एंड दैट वुड बी कि इसका जो नॉर्थ है वो इसके साउथ के साथ जुड़ जाए। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नेट आउटपुट फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होता है, या हम ये कहते हैं कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसकी यही होती है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है इट हैज़ टू क्लोज ऑन टू इट सेल्फ, सो दैट जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है वो ट्रू हो सके, विच इज़ टेलिंग अस के मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज सर्कुलेटिंग अराउंड द करंट एलिमेंट थ्रू विच द करंट इज़ पासिंग। तो जो नेट आउटपुट फ्लक्स है वो हमने पहले ही डिस्कस किया कि बी डॉट डी एस इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। और हाँ जी, तो वो ये कह रहे हैं कि ऑल्दो के मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज़ कंजर्व्ड। और अगर हम इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो दिस वन कम्स आउट टू बी दिस वन। और अब इसका मतलब ये है कि ईदर दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो और दिस इज़ equal to zero, तो because this is a volume cannot be equal to zero, तो hence जो divergence है of magnetic flux density that is zero। तो now this is our fourth Maxwell equation which tells us कि जो magnetic field lines हैं they close onto each other and a magnetic field line is always circular, and थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को ये बात सपोर्ट करती है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जो मैग्नेटिक चार्ज है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। तो ये जनाब हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस की फोर फॉर्म्स हैं। दीज टू आर ना डाइवर्जेंस की और ये दो कर्ल की। और दिस वन इज़ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दिस इज वन इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है जो कि डेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये उसकी इंटेग्रल फॉर्म है जो कि इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट करती है। और ये प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये डिराइव होती है। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, इट कम्स फ्रॉम गॉसेस लॉ विच टेल्स अस के फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। This one tells us that there is no magnetic monopole and it will always be a dipole, consider और dipole इस केस में होगा the with respect to, again ये एक irrelevant सी बात है, लेकिन dipole एक परमानेंट मैग्नेट होगा और प्रीडोमिनेंटली जो
मैग्नेटिक फील्ड की फ्लोइंग आउट डायरेक्शन होगी, दैट वुड बी नॉर्थ पोल, और जो उसकी गोइंग इन डायरेक्शन होगी वो साउथ पोल होगी। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस passes through inside the material as well, and it closes on to each other to support third Maxwell equation जो कि नीचे है एम्पियर्स लॉ से, जो सॉरी फोर्थ इक्वेशन है जो एम्पियर्स लॉ से निकलती है हमारे पास। और जो ये थर्ड है, दिस टेल्स अस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। अच्छा जी, अब हम आगे लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर पे जो है मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल की प्रॉबेबली डेरिवेशन में हो सकता है हम ना जाएं, वील सी वेदर वी वांट टू गो इनटू इट और नॉट, लेकिन वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो खाली उसकी एक टाइप होती है, दैट इज़ ऑलवेज अ स्केलर पोटेंशियल। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड दैट इज़ E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। जो मैग्नेटिक पोटेंशियल है या मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल है, इट हैज़ टू फॉर्म्स। इट हैज़ अ स्केलर फॉर्म एज वेल एंड इट हैज़ अ वेक्टर फॉर्म एज वेल। और ये स्केलर और वेक्टर फॉर्म हमारे पास कैसे आई है? ये स्केलर और वेक्टर फॉर्म हमारे पास ऐसे आई है कि वी हैव दीज टू वेक्टर आइडेंटिटीज, डेल क्रॉस डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें ये बताती है कि डाइवर्जेंस का सॉरी ग्रेडियंट का कर्ल एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रेडियंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इससे एसोसिएटेड हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन है, दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल क्रॉस एच, दिस टर्म कैन बी इक्वल टू एच। ठीक है, तो H can be equal to del V over here, which is magnetic vector, लेकिन that can only exist if there is no current। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये कौन से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ करंट एग्जिस्ट करती है, विच इज़ बाय वर्चू ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट बार है, उसके उसका अगर आप पोटेंशियल डिटरमिन करें या उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है डिटरमिन करें, तो दैट वुड बी अ स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, और उस स्केलर पोटेंशियल का मतलब ये है कि क्योंकि एक परमानेंट मैग्नेट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। बस एक दफ़ा जब आपने उसको मैग्नेटाइज कर दिया तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई, नाउ इट कैन नॉट चेंज। ठीक है, so within that magnetic field, if you move around, so you will always have the same potential difference if you go from point A to point B, and if you come back to from point B to A, so you will feel the same relation, no problem at all। जो दूसरा रिलेशन है, दिस इज दिस वन। ठीक है, डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब ये होता है कि कर्ल का डाइवर्जेंस इज इक्वल टू ज़ीरो, विच अगेन मेक सेंस। नाउ वी हैव टू सी कि अच्छा ये किससे मिलता है। तो हमारे पास एक और जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है, विच इज़ डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उस इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें पता ये चलता है कि possibly there is something which is del cross A and that should be equal to B। ठीक है, यानी we should have something which is this and that should be equal to B। ठीक हो गया, तो ये जो चीज़ है, जो समथिंग है, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का। और इसकी वैल्यू, इसका जो साइन है, दैट इज़ ए। और हम इसको वेक्टर इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा दो वेक्टर्स का लिया जा सकता है। अब क्या ये जो ए है, इसकी क्या वैल्यू होगी, नंबर वन। और क्या वाकई ये रिलेशन जो है वो जो भी हम ए की वैल्यू रखेंगे, क्या वाकई वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो ये बात हमें कैसे पता चलती है? लेट अस सी अ स्मॉल डेरिवेशन। जनाब, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और हमारे पास ये मौजूद है। हमने क्या किया, वी जस्ट ट्राइड टू कन्वर्ट इनटू अ करंट डिपेंडेंट वेक्टर क्वांटिटी, और उसे हमने क्या किया कि जो डी क्यू है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आईडीएल के इंटीग्रेशन में। ठीक है, जो आर है वो आर ही रहा, 4 पाई आर वो वैसे का वैसे रहा।
और जो 1/एप्सिलॉन नॉट है वो म्यू नॉट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दैट इज़ 1/परमिटिविटी के साथ डिपेंडेंट है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी। तो वो परमिएबिलिटी यहाँ पे ऊपर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड बिकॉज दिस इज़ आइडियल, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो करंट है दैट इज़ अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, तो ए इज़ अ वेक्टर। ठीक हो गया। ओके, अब ये इस वजह से है बिकॉज जो परमानेंट मैग्नेट है उसको अगर आप रोटेट करेंगे तो उसकी पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ चेंज हो जाएगी। लेकिन जो करंट है उसमें आपको करंट बॉडी को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर करंट साइनोसाइडल है, नॉन साइनोसाइडल है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ करंट विल गिव यू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जिसकी वजह से इट विल ऑलवेज बी अ चेंजिंग क्वांटिटी। तो जो पोटेंशियल या एनर्जी होगी अराउंड दिस करंट एलिमेंट दैट विल ऑलवेज बी चेंजिंग एज वेल। ठीक हो गया। तो नाउ अब हमने क्या किया, विल ट्राई टू सी के वेदर वी कैन कम अप, वेदर वी कैन वेरीफाई कि ये सारी चीज़ ए के इक्वल है या नहीं है, एंड वेदर वी आर एबल टू वेरीफाई दिस रिलेशन और नॉट। तो लेट अस सी हाउ डू वी डू इट। हमें बात ये पता है जनाब, H इज़ इक्वल टू आई डी एल क्रॉस ए आर, और हमें ये बात भी पता है कि B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एच। ठीक हो गया। और हमने क्या किया कि ए आर को कन्वर्ट किया आर ओवर आर, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड में, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि विल टेक अ सिनेरियो, और दिस इज़ आवर डी एल लाइन एलिमेंट, and this is at a source point, and this is our observation point, and this is our origin। तो जो इनके दरमियान में r होगा that will be a distance vector which is r minus r naught। जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो r minus r naught is this। जब हमने r ओवर r क्यूब से इवेल्यूएट किया तो वी गॉट टू नो कि दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू कि अगर हम 1 ओवर r का डाइवर्जेंस ले लें, ठीक है, 1 ओवर r का ग्रेडियंट ले लें, सॉरी, ठीक है। तो r ओवर आर क्यूब इज़ नाउ इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे कि r ओवर आर क्यूब को हम इस क्वांटिटी से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा जो b का एक्सप्रेशन है दैट हैज़ कम आउट टू बी दिस। ठीक है। नाउ इसके ऊपर हम एक वेक्टर आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे विच इज़ दिस। इस आइडेंटिटी को हम एक्सप्लॉइट करेंगे और हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू दिस फॉर्म। तो दिस हमारी जो बेस्ट फॉर्म है, आई थिंक दिस इज इक्वल टू दिस। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस माइनस दिस। जब हमने ये काम किया, जी अब वो कह रहे हैं कि जी डेल ऑपरेटर जो है इट इज़ ऑपरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, जबकि जो डी एल डैश है दैट इज़ ऑपरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। तो जो डेल क्रॉस डी एल डैश है दैट हैज़ टू बिकम ज़ीरो। तो एक्चुअली जो हमारा ये है ये इसके इक्वल हो जाएगा शायद, सॉरी ये ज़ीरो हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे भी वन कैन आर्ग्यू कि जी ये भी डी एल डैश है, लेकिन अगर आप देखें तो डेल 1 ओवर आर के साथ भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसके साथ अगर इसका कोई चेंज ना भी हो, तो आर जो है दैट इज़ अ पोजीशन वेक्टर जिसमें ये दोनों क्वांटिटीज़ आ रही हैं, एक्स बी और एक्स डैश भी, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो एटलीस्ट देर आर सम वेरिएबल्स जो कि उस डेल के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो दिस कैन नॉट बी ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे बिकॉज दिस इज़ जस्ट बीइंग स्केल्ड बाय डेल, तो ये वाली जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब नाउ इफ़ यू लुक एट इट, इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी डेल क्रॉस। जब हमने ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी डेल क्रॉस इक्वल टू दिस।
और अगर आप इसको देखिए तो दिस इज़ ए, जो कि हमने अज्यूम किया था कि बाय observing this, if they would have been any potential, तो एक वेक्टर पोटेंशियल ये होना चाहिए with relevance to this one. तो yes, hence B is equal to del cross A is now verified. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिलेशन था वो ठीक था, ठीक है। और इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करने का एक और तरीकाकार पता चल गया, बिकॉज बी डॉट डी एस या डेल डॉट बी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू ज़ीरो। तो नाउ इफ़ वी हैव गॉट वेक्टर पोटेंशियल विच इज़ ए, तो उससे भी हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग divergence theorem on this one. So this is b dot ds, this is now del dot del क्रॉस a। अगर हम इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें तो स्टोक्स थ्योरम से दिस टर्न्स आउट टू बी a डॉट dl। तो हमारा जो फ्लक्स है वो इसके इक्वल हो गया। अब हमारे पास आगे कुछ ये यही बात आगे लिखी हुई है। तो नाउ वी हैव, जी एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी है वो ये कि जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है दैट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। और आगे जाके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एंटेनाज की वजह से उनका रेडिएशन पैटर्न डिटरमिन करना, या एंटेनाज के अराउंड किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसको डिटरमिन करने के लिए वेक्टर पोटेंशियल हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। क्योंकि जितने भी एंटेनाज होते हैं उनके अंदर करंट ट्रैवल करता है, तो वो करंट डिपेंडेंट होते हैं। तो उसके अंदर करंट ट्रैवल करता है तो देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड इस्टेब्लिश होती है। तो ये एक एग्जांपल है, वी हैव बीन गिवन ए और हमें टोटल फ्लक्स डिटरमिन करने का कहा गया है। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि डायरेक्टली ए डॉट डी एल से भी कर लें, या फिर हम ए से बी में जाएं और बी डॉट डी एस से हम डिटरमिन कर लें, ठीक है। अब इसमें वी हैव टू सी कि क्या हमारे लिए सर्कुलेशन को डिटरमिन करना ज़्यादा आसान है या हमारे लिए डबल इंटीग्रल को या सरफेस इंटीग्रल को डिटरमिन करना ज़्यादा आसान है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, लेकिन नाउ वी हैव टू मेथड्स। ये जो सिनेरियो हम पहले देख चुके हैं इसी को अब हम दोबारा से रीवेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको पोटेंशियल बता दिया कि पोटेंशियल शुड बी दिस वन। तो प्लीज़ डिटरमिन के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस पोटेंशियल से हमें पता है कि डेल क्रॉस ए इज़ इक्वल टू बी। जब हमने डेल क्रॉस ए किया तो हमारे पास बी आ गया। नाउ वी नो कि बी इज़ इक्वल टू म्यू एच, तो एच इज़ इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट। और जब हमने ये किया तो भी हमें यही बात पता चली कि फॉर अ यानी सरफेस करंट ऑन द अबव साइड दे वुड बी डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा, ओनली अबव एंड बिलो पे जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी। एंड predominantly magnetic field will only be in one direction, although कि it should be circulating, लेकिन it would be only in this direction और this direction। और जो इस डायरेक्शन वाली हैं z एक्सिस वाली, वो सारी की सारी आपस में कंपोनेंट्स कैंसिल कर रहे होंगे। तो जनाब इस चैप्टर में हमने दो तीन चीज़ें देखी हैं। हमने बायट्स-वॉर्ट लॉ देखा है, हमने एम्पेयर सर्किट लॉ देखा है, हमने दोनों मैक्सवेल इक्वेशन देख ली हैं, और हमने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को देख लिया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फॉलो द बुक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फर्दर तो प्लीज़ पोस्ट ऑन दोज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और स्टे सेफ, or keep working hard and keep studying as well. Thank you. Assalamu alaikum.